बच्चों, थोड़े से और प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप पॉज़ करें और पॉज़ करने के बाद ये जो सवाल है इसको अच्छे से पढ़ें और इसको अटेम्प्ट करें, देखें आपसे ये सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है? अब तक जो छोटी मोटी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके ही ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस आज लेने वाले हैं और कुछ थ्योरी के भी कुछ पॉइंट्स आज पढ़ाऊँगा मैं आपको। ठीक है? तो चलिए ये सवाल देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? टैंक इज़ फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है? टैंक इज़ फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, जो आपको नीचे डायग्राम में मैंने बना के दिखाया है। आगे उसने बोला है द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। यानी इनिशियली जो है अंदर में पानी भरा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर जो टैंक आपको दिख रहा है, इस टैंक के अंदर पानी है और ये पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें फ़िलहाल नहीं पता, इसको म्यू डब्ल्यू बोल देता हूँ मैं। ठीक है? और उसने बोला है कि जो एपरेंट डेप्थ देखने को मिला वो एपरेंट डेप्थ था 9.4 सेंटीमीटर। यानी कि नीडल कहाँ है? नीडल जो है टैंक के बॉटम पे लाई कर रहा है, यानी नीडल का जो रियल डेप्थ है वो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर और नीडल का जो एपरेंट डेप्थ है वो हमको दिया हुआ है 9.4 सेंटीमीटर। और उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यानी म्यू डब्ल्यू हमको निकालना है। ठीक है? तो वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सिंपली जो है, हमें पता है कि ऑब्जर्वर ऊपर है, देखो तो उसको ये जो ऑब्जेक्ट है जो बॉटम पे लाई कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज उसको कहाँ दिखाई देगा? थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, यानी ये उसका एपरेंट डेप्थ होगा डी डैश। डी डैश जो है वो डी से कम होगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो एपरेंट डेप्थ डी डैश है वो हो जाएगा डी अपॉन म्यू। और हमारा रियल डेप्थ क्या है? रियल डेप्थ है हमारा 12.5 अपॉन म्यू। तो ये म्यू किसका म्यू है? वाटर है, क्योंकि अंदर में कौन है? अंदर में जो मीडियम है वो वाटर है। ठीक है? तो यहाँ पर फिर इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि म्यू डब्ल्यू इज़ नथिंग बट डी अपॉन डी डैश। डी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 12.5, डी डैश हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.4। ठीक है? और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो है म्यू डब्ल्यू वो 1.33 के आसपास आ जाएगा। यही हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है? अब हम देखते हैं इस सवाल का अगला पार्ट, और उसने क्या बोला है कि इफ़ वाटर इज़ रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, व्हाट विल बी द एपरेंट डेप्थ। यानी कि अब क्या किया गया कि जहाँ पर वाटर था सिर्फ वहाँ पर एक कोई दूसरा लिक्विड ला दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 दिया हुआ है। तो फिर पूछा है कि बताइए एपरेंट डेप्थ इस बार क्या होगा। और देखो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो एपरेंट डेप्थ होता है वो होता है रियल डेप्थ अपॉन म्यू, क्योंकि हम रेयर मीडियम से देख रहे हैं, तो डी अपॉन म्यू। अब यहाँ पर ये जो म्यू ऑफ द मीडियम है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या पता है? हमें ये पता है, हमें ये पता है, और हमें डी डैश निकालना है। देखो रियल डेप्थ तो वही होगा जो पिछले केस में था। क्यों? क्योंकि सेम हाइट तक फिल किया गया है, सेम हाइट तक फिल किया गया है, और जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.63 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ जो डी डैश की वैल्यू है वो आ जाएगी 7.67 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करके क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, इस तरह से आ जाएगा। हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया और ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आप चाहें तो पॉज करके ये पेज कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। प्यारे बच्चों, अगला सवाल अब हम देख रहे हैं। आप चाहें तो सवाल पॉज करके पढ़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। डायग्राम भी मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। ठीक है? तो उसने क्या बोला ये देखते हैं। द बॉटम ऑफ अ कंटेनर इज़ 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब। यानी कंटेनर जो है इसका जो बॉटम का हिस्सा है, ये वाला बॉटम का हिस्सा, ये 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब से बना हुआ है, जिस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। ठीक है? ओके। आगे उसने बोला कि द कंटेनर कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी, है ना। इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, है ना। और ये रहे उनका जो डेप्थ है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर डेप्थ वाले ये 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस भी हमको दिए हुए हैं, 1.4 एंड 1.3 से भर दिया गया है। और उसने पूछा क्या है, ये देखते हैं। पूछा उसने ये है
कि व्हाट इज़ द शिफ्ट ऑफ अ स्क्रैच ऑन आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड थ्रू द कंटेनर। यानी एक स्क्रैच है, वो स्क्रैच कहाँ है? स्क्रैच यहाँ कहीं तो भी है, बाहर की तरफ, बॉटम के बाहर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में यहाँ है पर दिखेगा कहाँ, है ना? एक्चुअल में यहाँ है, शिफ्ट कितना आएगा उसकी पोजीशन में, मतलब मान लो ये है यहाँ और मान लो दिख रहा है यहाँ, तो ये जो शिफ्ट है, यही टोटल जो नेट शिफ्ट है वो हमको फाइंड आउट करना है हर लेयर के वजह से। 3 लेयर्स हैं यहाँ पे और हर लेयर की वजह से एक शिफ्ट है डियर स्टूडेंट्स। हमें पता है कि जो टोटल शिफ्ट होता है वो होता है S1 + S2 + S3। ये हर लेयर की वजह से अपने इंडिविजुअल शिफ्ट है और शिफ्ट का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। हर लेयर की अपनी जो थिकनेस है वो थिकनेस हमें लेना है ना, और 1 - 1/μ ऑफ दैट लेयर, तो उस लेयर का म्यू, तो जिस लेयर का डेप्थ ले रहे हैं, थिकनेस ले रहे हैं, उसी लेयर का म्यू लेना है, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि जिस मीडियम से उसको देखा जा रहा है वो एयर है, इसीलिए यहाँ ऊपर हमको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली जो है S2 को हम बोलेंगे D2 1 - 1/μ2, और सिमिलरली S3 को हम बोलेंगे D3 1 - 1/μ3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ बस हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो D1 क्या है? D1 हम मान लेते हैं 4 जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है, और 1 - 1/1.5 रख देंगे यहाँ पे, प्लस D2 क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो है 6, और वो हो जाएगा इंटू 1 - 1/1.4, और प्लस D3 जो है वो है 8, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 - 1/1.3। इस तरह से हम रखेंगे उसको। इन सब को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा S = 4.88 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। दिस इज अल्फा फाइनल आंसर। सो इजी, सो सिंपल डियर स्टूडेंट्स। देख रहे हैं आप, बस फॉर्मूला को डायरेक्टली हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लें, फिर हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो बच्चों ये सवाल हमारे सामने है, आओ सवाल पढ़ते हैं, आप सॉल्व करने की कोशिश करें पढ़ के इसको, ठीक है, और फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ये चलिए, अ मार्क एट द बॉटम ऑफ लिक्विड, एक मार्क है लिक्विड के बॉटम पे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसके बॉटम पे एक मार्क है, ठीक है। अपीयर्स टू राइज बाई 0.2 मीटर, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कितने से ऊपर, जब देखा गया ऊपर से तो कितने से ऊपर दिखाई दे रहा है वो? राइज बाई 0.2 मीटर, यानी वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी बेसिकली जो शिफ्ट है उसका, वो शिफ्ट हमको दिया हुआ है 0.2 मीटर, ये, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज़ 2 मीटर, यानी जो लिक्विड का डेप्थ है वो 2 मीटर है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ये जो डेप्थ हो गया। फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड आउट करना है, यानी म्यू ऑफ द मीडियम हमको फाइंड आउट करना है। ये जो भी मीडियम है इसका म्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाहर कुछ नहीं, मतलब एयर है, एयर से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट एयर मान लेंगे हम। अब देखो शिफ्ट हमको दिया हुआ है, हमको शिफ्ट का फॉर्मूला पता है D × 1 - 1/μ, अगर ऑब्जर्वर एयर में है तो, ठीक है। तो D जो है वो थिकनेस ऑफ द लेयर है, या डेप्थ ऑफ द लेयर बोल दो। तो डेप्थ ऑफ द लेयर हमको पता है 2 है, और ये 1 - 1/μ हमको नहीं पता, यही म्यू हमको निकालना है। शिफ्ट हमको पता है 0.2 मीटर का शिफ्ट है, ठीक है। तो सारा डेटा हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। अब हमें बस ये सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सी ये क्या होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 = 1 - 1/μ, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.11। आप चाहें तो सॉल्व करके देख लें, ठीक है। तो इस तरह से म्यू की वैल्यू निकल के आ गई। सो इजी ना, देखा आपने इस फार्मूला का कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। सच स्वीट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके पहले तो ये कॉपी डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों भी आप कॉपी डाउन कर लेंगे, जल्दी जल्दी कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपने कॉपी कर लिया होगा, कर लिया कॉपी। तो चलो चलते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है ये भी, अगर आप देखें बहुत स्वीट सवाल है, बहुत स्वीट सवाल है, और इस सवाल को अच्छे से याद रखना आप डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत काम आएगा आपको। ये सवाल बहुत फंसाता है बार बार, ठीक है। तो इस सवाल क्या हो देखते हैं।
आप चाहें तो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, अटेम्प्ट करें आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो बोल रहा है कि एन एयर बबल इनसाइड ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ग्लास ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर, यानी ग्लास का ब्लॉक है जिसका साइड कितना है 4.5 सेंटीमीटर, जो नीचे डायग्राम में मैंने दिखा दिया है। सीम्स टू बी एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन फेस, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि भाई इट सीम्स टू बी 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन फेस एंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर फेस ऑपोजिट। सो फर्स्ट व्हेन व्यूड नॉर्मली व्हाट विल बी रियल डिस्टेंस ऑफ बबल फ्रॉम फर्स्ट फेस, ठीक है। क्या बोल रहा है वो इंग्लिश में, मैं आपको समझाता हूँ। वो बोल रहा है कि इस ग्लास ब्लॉक के अंदर कहीं तो एक बबल है। क्या है इसके अंदर? कहीं तो डियर स्टूडेंट्स एक बबल अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। एयर बबल है। क्या है? एन एयर बबल। अंदर में कहीं तो एक एयर बबल है, तो कहीं तो इसकी पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं कहीं पे एक रैंडमली। तो मान लो वो एयर बबल जो है ना वो यहाँ कहीं तो भी है, ये हमारा एयर बबल है, ठीक। अभी एयर बबल जो है उसको देखा गया जब, तो सीम्स टू बी एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन फेस, ठीक है। तो मान लो ये जो है ये फेस नंबर 1 है और ये जो है ये फेस नंबर 2 है, ठीक है। तो फेस नंबर 1 से जब उसको देखा गया तो सीम्स कहाँ है? सीम्स टू बी एट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी वो बबल जो है उसकी रियल डेप्थ मान लो क्या है, डी है, ठीक। इस वाले सरफेस से, क्योंकि अभी यहाँ पर से देख रहे हैं तो ये वाला इंटरफेस हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डी मान लो उसकी रियल डेप्थ है, तो उसकी एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी? वो है यहाँ लेकिन दिख रहा है कहीं और, मान लो यहाँ कहीं तो भी दिख रहा है वो, तो ये हो जाएगी उसकी एपरेंट डेप्थ, जिसको मैं बोल देता हूँ डी डैश, ठीक है। पास दिखाई देगा डिस्टेंस, हमको पता है कि अंदर वाला जो मीडियम ग्लास स्लैब जो है वो डेंसर है, तो वो पास दिखाई देगा हमको, ठीक है, इंटरफेस के करीब दिखाई देगा। तो हमको तो यहाँ से पता है कि भाई डी डैश इज इक्वल टू व्हाट, डी अपॉन म्यू, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे डी डैश हमको दिया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि 2 सेंटीमीटर पे वो प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दो। और बेसिकली हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द रियल डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द फर्स्ट फेस, यानी बेसिकली हमें डी निकालना है। तो हमें निकालना क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, ये जो डी आपको दिख रहा है ना, यही डी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, तो अब हम दूसरे फेस से देखते हैं। उसने क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा अगर हम दूसरे फेस से देखेंगे तो दूसरे फेस से जब हम देख रहे हैं, इधर से जब हम देख रहे हैं, तो इधर से देखते समय रियल डेप्थ क्या होगा? रियल डेप्थ तो ये होगा इधर से देखा जाए तो, और इसको हम बोल सकते हैं 4.5 माइनस डी, ये रियल डेप्थ है। और एपरेंट डेप्थ जो है वो कहीं तो होगा, वो हमें मालूम नहीं, उसको डी डबल डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो जो इस बार जो एपरेंट डेप्थ है वो इस बार का जो रियल डेप्थ है अपॉन म्यू रखेंगे, मीडियम का म्यू तो वही रहेगा, ठीक है। और इस बार का जो एपरेंट डेप्थ है वो हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे फेस से देखा तो कितना दिखा? 1 सेंटीमीटर दिखा। उसी को मैं बोल रहा हूँ 4.5 माइनस डी अपॉन म्यू, इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख रहा हूँ, ऊपर वाले इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ म्यू इज इक्वल टू डी अपॉन 2, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं। और नीचे वाले इक्वेशन को मैं क्या लिखूँगा? म्यू इज इक्वल टू 4.5 माइनस डी, यही बोल सकता हूँ मैं। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 दोनों का LHS सेम है, तो दोनों के RHS को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 2 एंड 1, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा d/2 इज इक्वल टू 4.5 माइनस डी, d/2 इज इक्वल टू 4.5 माइनस डी। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली यहाँ से हमें जो है d प्लस d/2 इज़ 3d/2 इज इक्वल टू 4.5, और ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो d भी सेंटीमीटर में आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है, d यानी कि रियल डेप्थ
कौन से फेस से, पहले वाले फेस से, और वही हमें निकालना था कि व्हाट विल बी द रियल डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम दी फर्स्ट फेस, यानी रियल डेप्थ हमको निकालनी थी। देखा डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी एक ट्रिकी सवाल था। तो एक फेस से देख रहे हैं तो भैया हमको 2 सेंटीमीटर दूर दिखाई दे रहा है, दूसरे फेस से देख रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर दूर दिखाई दे रहा है, अलग अलग दूरी पे वो दिखाई दे रहा है अलग अलग फेसेस से, क्योंकि दोनों फेस से रियल डेप्थ अलग अलग है। पहले फेस से अगर रियल डेप्थ d है तो दूसरे फेस से देखने पे रियल डेप्थ 4.5 माइनस d है, और इस तरह से जो है दोनों की रियल डेप्थ अलग अलग है दोनों फेस से, इसीलिए दोनों फेस से जो है अपरेंट डेप्थ भी d डैश और d डबल डैश अलग अलग है, ठीक है। लेकिन म्यू दोनों केस में सेम है, इसीलिए म्यू को हमने इक्वेट करके यहाँ से अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट निकाल लिया। अब अगर उसने बाई चांस म्यू निकालने के लिए बोलता कि मीडियम का म्यू भी निकालिए, तो वो भी हम निकाल सकते थे। हमें डी की वैल्यू पता है, अब ये डी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो म्यू इक्वल टू डी बाई 2 है, म्यू इज इक्वल टू डी बाई 2 है। डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू 3 आ गई, 3/2 यानी 1.5। तो देखा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया। अगर वो भी निकालने बोलता तो वो भी हम आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा डिस्टेंस, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं चाहूँगा कि आप पहले तो पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें और उसके बाद पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे। प्यारे बच्चों, हम अगला सवाल देख रहे हैं। आप चाहें तो पॉज करके ये सवाल ट्राई कर सकते हैं, देखें आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। बड़ा ही स्वीट सा सवाल है, लेट्स सी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ फिश इज़ एट द डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। पानी के सरफेस से 30 सेंटीमीटर नीचे एक मछली मौजूद है, जो आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। ये है वो मछली जो पानी के सरफेस से 30 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। आगे उसने बोला है कि इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3 देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड इट्स इमेज। फिश और उसके इमेज की दूरी फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। तो आप अगर बहुत ही ध्यान से देखें तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फिश और उसके इमेज की बीच की जो दूरी है, देखो ये जो है रियल डेप्थ है, ठीक है, और ये जो है ये अपरेंट डेप्थ है। शिफ्ट देखो, ये फिश है और ये उसकी इमेज है, तो फिश और उसके इमेज के बीच की दूरी जो है ये एक्चुअली हमारा शिफ्ट है जो हमें फाइंड आउट करना है। फिश और उसके इमेज की दूरी दो तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप कर लें रियल डेप्थ में से माइनस कर लें अपरेंट डेप्थ, या तो ऐसा कर लें, और वही तो बेसिकली हमारा शिफ्ट है और वही बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमें अच्छी तरह से पता है शिफ्ट का फॉर्मूला कि शिफ्ट इज़ नथिंग बट रियल डेप्थ इंटू 1 - 1/μ, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ 30 सेंटीमीटर है ना, और ये 1 - 1/μ कितना दिया हुआ है, म्यू हमको 4/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ 4/3 पुट कर दो तो ये 3/4 हो जाएगा अल्टी पल्टी खा के। इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली हमारा शिफ्ट जो है वो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी किस तरह से अलग अलग ट्रिकी वेज में क्वेश्चन में हल्का हल्का वो ना शब्दों का माया जाल बिछाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप ये भी कॉपी डाउन कर लें, ठीक है, अच्छे से कॉपी कर लेंगे इसको। तो बच्चों, अब हम जो अगला टॉपिक देख रहे हैं वो है न्यूटन्स फार्मूला। और ये न्यूटन्स फार्मूला क्या है ये मैं आपको बता दूं कि देखिए हमने मिरर फार्मूला पढ़ा हुआ है। मिरर फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, हमने मिरर फार्मूला में पढ़ा है कि 1/v + 1/u इज़ इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब यहाँ पे ये v क्या था, ये इमेज डिस्टेंस था, ये u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। तो जो इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमने कहाँ से मेजर किया था, पोल से मेजर किया था। आप ऊपर जो डायग्राम है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने कहाँ से मेजर किया है, देखिए आप पोल से मेजर किया है इस ऑब्जेक्ट की दूरी को। और जो हमारा इमेज डिस्टेंस है इसको भी हमने जो है पोल से इमेज की जो दूरी है ना उसी को हमने ये इमेज डिस्टेंस बोला था। यानी कि हम ये जो डिस्टेंसेस हैं ऑब्जेक्ट की और इमेज की और इवन फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें जो हैं हम पोल को ओरिजिन मानते हुए यानी पोल के रिस्पेक्ट में ये सारे डिस्टेंसेस हमने मेजर किए थे, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पोल से ना मेजर करके फोकस से मेजर करें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस एंड नॉट फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो उस केस में ये फार्मूला कैसे मॉडिफाई होगा आओ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डिस्टेंस की जो अब हम पहले तो हम ओरिजिन पोल को माना करते थे v और u मेजर करने के लिए। अब हम ओरिजिन किसको मान रहे हैं, इसको f को ओरिजिन मान रहे हैं,
तो f को ओरिजिन मानते हुए ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी? तो देखिए, अगर f को ओरिजिन मानेंगे तो ऑब्जेक्ट की दूरी ये होगी जो कि आपको दिख रहा है x1, ठीक है। और f को दूरी मानते हुए, ठीक है, f को ओरिजिन मानते हुए जो इमेज की दूरी है वो क्या है? x2, ठीक है। तो f से ऑब्जेक्ट की दूरी x1 और f से इमेज की दूरी x2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो हमारा इमेज डिस्टेंस है उसके जगह पर मैं लिख रहा हूँ, f प्लस x2। क्या मैं v के जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? मतलब ये जो हमारा v है इसके जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? f प्लस x2। आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में f प्लस x2 रिप्रेजेंट्स v, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस 1/u, और u के जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? u के सब जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ f प्लस x1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम फर्दर सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, अब देखते हैं। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 अपॉन ये हो जाएगा f स्क्वायर। ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस अब ये x2 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी प्लस f x2 प्लस x1 इंटू x2, ये इस तरह से हो जाएगा। और इधर है हमारा 1/f, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे अब हम क्या कर सकते हैं कि फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये f को उधर ले जाके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होगा उसके बाद। तो पहले मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2f प्लस x1 प्लस x2। तो ये टर्म जो है इसको मैंने इस तरह से लिखा, ठीक। और अब इसमें आके f मल्टीप्लाई होने वाला है और RHS में हमारा क्या चला जाएगा? RHS में f स्क्वायर प्लस fx1 प्लस fx2 प्लस x1 इंटू x2, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये f को हम इन तीनों टर्म्स से ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं वो क्या बनने वाला है। तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो वो हो जाएगा 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस fx1 प्लस fx2 इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस fx1 प्लस fx2 प्लस x1 इंटू x2। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और आप देखें fx1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस होके उधर जाएगा तो, और ये fx2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये f स्क्वायर को जब मैं उधर भेजूंगा तो 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर विल बी f स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 इंटू x2, ठीक है। तो यही है हमारा डियर स्टूडेंट्स न्यूटन्स फार्मूला। तो यहाँ पर हमने जो है फोकल लेंथ को किसके टर्म्स में लिखा है? x1 और x2 के टर्म्स में लिखा है। यानी कि जो फोकल लेंथ है उसको यहाँ पे x1 x2 क्या है? x1 जो है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, और यहाँ पे x2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। यानी कि हमने फोकल लेंथ को x1 और x2 के टर्म्स में लिखा है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस के टर्म्स में लिखा है। इसको ऐसा लिखो, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं f इज इक्वल टू रूट अंडर x1 इंटू x2। इससे इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम किसी भी, अगर मान लो हमको कोई भी दो चीज़ें दी है, मान लो x1 और x2 दिया है, तो हम किसी भी मिरर का फोकल लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये न्यूटन्स फार्मूला है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है। मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि पहले आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें और उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। कभी कभी क्वेश्चंस में जो है, पहले आपने ये कॉपी कर लिया ये कॉपी, फिर ये कर लें, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, डायरेक्टली ये फार्मूला दे देंगे या डायरेक्टली ये फार्मूला दे देंगे, बोलेंगे पहचानिए इसमें से सही फार्मूला कौन सा है।
तो या तो वो इस तरह से डायरेक्टली फार्मूला ही दे देंगे क्वेश्चन में, या नहीं तो फिर वो वैल्यूज़ दे देंगे, आपको वैल्यूज़ पुट अप करनी होंगी और फिर ये सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप ये भी कॉपी कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट। ठीक है, तो वैसे तो ये चीज़ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का भी एक चैप्टर है, वहाँ अलग से भी आपको ये चीज़ पढ़नी है, लेकिन क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चंस ऑप्टिक्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, ताकि आप इन क्वेश्चंस को देख के घबराएं ना, इसीलिए उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है कि ये जो आपको टर्म दिख रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं एप्सिलन। एप्सिलन ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं एप्सिलॉन। कुछ लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, कुछ लोग एप्सिलन बोलते हैं, बात एक ही है। तो एप्सिलॉन, और ये नीचे में जो ज़ीरो दिख रहा है, इस ज़ीरो को हम नॉट बोलते हैं, NAUGHT, नॉट, एप्सिलन नॉट। इससे आप वाकिफ़ होंगे पहले से ही। कुछ लोग इसको एप्सिलॉन ज़ीरो बोलते हैं, है ना, एंड सो ऑन। तो कोई बात नहीं, मैं इसको क्या बोलता हूँ, एप्सिलन नॉट बोलता हूँ। NCERT में यही प्रोनाउंसिएशन दिया है उसका, एप्सिलन नॉट। तो एप्सिलन नॉट है ये, और ये एप्सिलन नॉट जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलो या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलो, बात एक ही है। तो एप्सिलन नॉट रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिशन कितनी मिल रही है ना, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, और उसी का भाई है म्यू नॉट। तो ये म्यू है, ग्रीक अल्फ़ाबेट MU, म्यू इस तरह से पढ़ते हैं इसको, म्यू नॉट। तो ये म्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू नॉट रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और एयर। अब ये परमिएबिलिटी किसके लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। जैसे परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, वैसे ही परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा एप्सिलन आर। एप्सिलन आर रिप्रेजेंट्स रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और फिर है एप्सिलन एम। एप्सिलन एम रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इसको एप्सिलन एम लिखो, या कुछ बुक्स में सिंपली एप्सिलन लिख देते हैं। सिंपली एप्सिलन लिखा हुआ मतलब वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। यहाँ पे भी आप देखें, म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी, और म्यू एम मतलब व्हाट, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और कुछ बुक्स में सिंपली म्यू भी लिखा हुआ मिले तो समझ लेना वो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है। ठीक है, इस तरह की बात है। तो अब यहाँ पर बात ये है कि व्हाट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी एंड व्हाट इज़ रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज़ नथिंग बट एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, सिमिलरली रिलेटिव परमिएबिलिटी इज़ व्हाट, म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी का, और ये हो गया फॉर्मूला रिलेटिव परमिएबिलिटी का। ठीक है, अच्छा, अब जब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में, उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला एडिशन से, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं इन वैक्यूम, तो उसके लिए एक फार्मूला है जो डायरेक्ट फार्मूला है, आपको उसको ध्यान में रखना है। वो फार्मूला कुछ इस तरह से C से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/√अंडर एप्सिलन नॉट इंटू म्यू नॉट। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों वैक्यूम वाली ली है, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट भी कौन सी वाली मिली, वैक्यूम वाली मिली। ठीक है, और एक दूसरा फार्मूला तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये तो एक फार्मूला होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक फार्मूला स्पीड का, वेव की स्पीड का, लाइट वेव जो है, ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड के लिए ये फार्मूला हम यूज़
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की, तो अगर हम किसी मीडियम की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन अ मीडियम, तो वहाँ पर फॉर्मूला यही फार्मूला रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज़ नथिंग बट 1/√अंडर एप्सिलन नॉट नहीं होगा, अब एप्सिलन होगा और म्यू होगा। ठीक है, यानी परमिटिविटी भी मीडियम वाली और परमिएबिलिटी भी मीडियम वाली लोगे तो वेलोसिटी यानी स्पीड भी कौन सी मिलेगी, मीडियम वाली मिलेगी। ठीक है, तो ये मीडियम वाली स्पीड हो गई। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यही हम चाहें तो देखो, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी हम म्यू सिंबल यूज़ करते हैं और यहाँ परमिएबिलिटी के लिए भी म्यू दिख रहा है, तो दोनों के लिए सिंबल सेम हो जाएगा। इसीलिए फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज़ नथिंग बट, ये हमको पता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/V। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, V ऑफ मीडियम। ठीक, तो और आप चाहें तो नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और ये एयर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है, तो क्योंकि 1 होती है तो वो अल्टीमेटली नीचे से हट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बचता है। ठीक है, एनीवेज ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। ठीक, अच्छा, तो ये C/VM हो गया। अब देखो C की वैल्यू हमारे पास है, ये रही C की वैल्यू जो हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं, और ये जो VM है, ये VM की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, तो वही हम करने वाले हैं। तो देखो C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, √ε0 इंटू म्यू नॉट, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, √ε इंटू म्यू। और हम चाहें तो इस पूरे को एक ही घेरे के अंदर ले सकते हैं, तो ये ε/ε0 इंटू μ/μ0 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यही चीज़ हमारी क्या है, यही चीज़ हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये चीज़ हमारी क्या है, ये चीज़ हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी है। ठीक है, तो हम फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट करके अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ नथिंग बट √ रिलेटिव परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्यारा इक्वेशन है, आपको इसको याद रखना है। मैं सारी नंबरिंग दे देता हूँ, यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं था, इसको मैं नंबर 1 बोलता हूँ, इसको नंबर 2 बोलता हूँ, ये 2 फार्मूला हो गए। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ नंबर 3, ठीक, इसको मैं बोलता हूँ नंबर 4, और घुमा फिरा के इसको मैं बोलता हूँ नंबर 5। तो ये 5 फार्मूला हैं, 5 के 5 फार्मूला आपको याद रखने हैं, और ये डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस में आप ये वैल्यूज़ पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं। वो कभी कभी ये और ये दे देंगे और पूछेंगे बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या है, तो आप आराम से वहाँ बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं चाहूँगा कि आप पहले पॉज करके ये कॉपी कर लें, फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, और एक बार ये हो जाए तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आप कॉपी कर लें, और आज के लिए इतना हम बस करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। ठीक है, और फिर हम लेंसेज वगैरह की भी बात करेंगे। अब अगला हमारा वही टॉपिक आने वाला है, लेंस वगैरह हम पढ़ने वाले हैं, लेंस फार्मूला, जैसे आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था वैसे लेंस फार्मूला वगैरह है, ये सारी चीज़ें आएंगी अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके।